इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 12 औपनिवेशिक शहर भाग 4। इसमें हम एक नई शहरी परिवेश के बारे में पढ़ेंगे कि शहर में एक नए तरीके से उसका डेवलपमेंट बोल दिया जाए तो डेवलपमेंट कैसे हुआ, नए नए संस्कृति से लेकर नया नया रूल्स कानून कहाँ से आया, कैसे आया, कारण क्या था आने का। तो समझिए यहाँ पे कि औपनिवेशिक शहर जितने भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए शहर थे, जिसमें अंग्रेज अपना टांग लड़ाए चाहे कुछ भी किए, नए शासकों की वाणिज्यिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए जो वहां के शासक थे, नए शासक उनके वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हुए उसको ठीक तरीके से लागू करते हुए राजनीतिक सत्ता और संरक्षण भारतीय शासकों के स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के हाथ में जाने लगा। जो वहां के शासकों के हाथ में था, वहां के जो समझो कि पूरा राज दरबार चलाते थे, उनके सांस्कृतिक तौर पे उनकी वाणिज्यिक चलती थी, मतलब व्यापार चलता था। उस व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथ में लेने लगी और धीरे धीरे सारा व्यापार उनके हाथ में जाने लगा था। आपको मैं बता दूं, मुंबई का जितना बड़ा इलाका है, 7 गो टापू है वहां पे। 7 टापू कौन दिया था? तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में ब्रिटिश के राजा को दिया था। जब वो इनकी बेटी से ब्याह किया तो दहेज के रूप में मुंबई दिया। ना चोट्टा का था ना उसका कभी था होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद उस चीज को दहेज में दे दिया और फिर वहां पर अंग्रेज आ गए, अंग्रेज को भेजा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया। वो लोग पूरा अपना कार्यभार संभाले, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनाई, वहां पर नाव चलवाए, पूरा व्यापार वहां से किया, शहर बसाया। आज वो शहर आप देख सकते हो मुंबई। आज मुंबई, आमची मुंबई सुनने में बोलने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सपनों की शहर मुंबई कभी सोता नहीं है। मुंबई में आप 12 बजे रात को भी देखोगे ना, मेन टाउन में रहो चाहे किसी भी उधर लोकल टाउन में रहो, तो रात के 12 बजे भी उठकर देखोगे तो आपको लगेगा कि अरे अभी तो सुबह हुआ है। हम देख चुके हैं, हमको लगा कि अरे सुबह हो गया क्या, फिर आकर देख रहा है अरे 12 बज रहा है यार, एकदम राइट मिडनाइट 12 बज रहा था, 12:02, फिर भी सामने एकदम उजाला ही उजाला था। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े बिल्डिंग है, उनके रिफ्लेक्शन के वजह से जितना भी पॉल्यूशन था, पॉल्यूशन चमक रहा था, उसी के वजह से वहां पे लाइट था। दूरभाषीय बिचौलिए व्यापारी और माल आपूर्तिकर्ता के रूप में काम करने वाले भारतीयों का भी इन नए शहरों में एक महत्वपूर्ण स्थान था। समझो यहाँ पर दूरभाषीय, जो भाषा उधर के बोले जाने वाले नहीं थे। दूरभाषीय एक तरीके से बोला जाए तो भाषा को समझने वाला। तो एक दूरभाषीय जिसको वहां का भाषा नहीं पता, उनका भाषा नहीं पता, फिर भी वो किसी तरह काम कर रहे थे, बिचौलिए का काम कर रहे थे। बिचौलिए मतलब सामान आपका आया, इधर से लेकर आए खरीद कर, आपको ले जाकर बेच दिए, उसको बिचौलिए बोला जाता है। जो बीच का व्यापारी होता है, व्यापारी जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे। माल आपूर्ति करता, जो माल की पूर्ति करवाते थे, हर किसी को माल बेचते थे, किसको? व्यापारी को चाहे बिचौलिए को, तो उसको आपूर्तिकर्ता बोलते थे। जो किसान हमारे हो जाते हैं, तो उनके रूप में काम करने वाले भारतीयों का भी वहां पर शहर में, मुंबई के शहर में बहुत बड़ा बड़ा मकान बना, गोदाम बना, बहुत कुछ हुआ उन लोगों का। नदी या समुद्र के किनारे, मुंबई में कोई नदी नहीं है, जो भी है समुद्र है। तो नदी या समुद्र के किनारे आर्थिक गतिविधियों से गोदियों और घाटियों का, गोदी मतलब क्या होता है? गोदियों और घाटियों का विकास हुआ। जो छोटा इलाका जो होता है ना, उसको गोदी लोग बोलते हैं। जैसे में 2 गो पहाड़ हो गया बीच वाला इलाका, और ये घाटी हो गया, लंबा सा एकदम घाट है, उसको लोग घाटियां बोल सकते हैं। तो गोदियों और घाटियों का विकास हुआ, बहुत बढ़िया बढ़िया वहां पर बंदरगाह बनाए गए, और समुद्र के किनारे गोदाम बनाए गए, वाणिज्यिक कार्यालय बनाया गया, जहाज रानी उद्योग के लिए बीमा एजेंसियां वहां पर तैनात की गई। जो भी जहाज जाता था तो उसके लिए भी बीमा करवाया जाता था कि डूब जाएगा तो भैया पैसा हम देंगे ना। यातायात डिपो वहां पर तैयार कराया गया। बैंकिंग संस्थानों की स्थापना होने लगी। कंपनी के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय वहां पर समुद्र तट से दूर बनाए गए थे, एकदम समुद्र तट से दूर था, थोड़ा दूर था। जो भी प्रशासनिक कार्यालय था समुद्र तट से थोड़ा दूर पर था, मतलब जहां पर गोदाम था वहां पर नहीं, उससे हटकर थोड़ा था, लेकिन नजदीक ही था।
कंपनी के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय समुद्र से थोड़ा दूर था, कलकत्ता में स्थित राइटस ब्लिंगडन। तो कलकत्ता में जो राइटस ब्लिंगडन इसी तरह का एक दफ्तर हुआ करती थी, जो सामने तस्वीर में आप देख सकते हैं, शायद वही होगा। इसके बारे में बताते हैं। यहाँ राइटस का आशय क्लर्क से है। राइटस का आशय मतलब सीधा समझो कि क्लर्क था वहां पर राइटस, ठीक है। क्लर्क मतलब क्या, एक काम करने वाला, मुलाजिम, नौकर। यह ब्रिटिश शासन में नौकरशाही के बढ़ते कद का संकेत था। अब भैया वहां पर भी बढ़ते कद मतलब क्या, प्रमोशन होते 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 आपको सर्वोच्च पद पर बैठा दिया जाता था। किले की चार दीवारी के आसपास यूरोपीय व्यापारियों और एजेंटों ने यूरोपीय शैली के महल नुमा मकान बना लिए थे, बहुत बड़े बड़े मकान बना लिए थे। कुछ ने शहर की सीमा से सटे ही उपशहरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सुबर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुबर्ब, मतलब शहर से थोड़ा हटा हुआ, उसको हम लोग मुसफिल भी बोलते हैं। तो कुछ लोग होंगे तो उनके इर्द गिर्द में जो थाना होगा, मतलब शहर के बगल में, उसको मुसफिल थाना बोला जाता है। जैसे में हमारे इलाका में है मुसफिल, छपरा मुसफिल, ठीक है। तो मतलब यहाँ के नाम से उसको जोड़ दिया गया है, उप थाना। तो इसी तरह उपशहरी इलाकों में बगीचा घर मतलब गार्डन हाउस बना दिया जाता था वहां पर, कि भैया कुछ ना कुछ तो ठीक रहेगा, देखने लायक, घूमने लायक, सहने लायक तो होगा। शासक वर्ग के लिए नस्ली भेद पर आधारित क्लब, रेस कोर्स और रंगमंच भी बनाए गए थे कि इनके रंगीला मिजाज के लिए कुछ ना कुछ किया जाए। और भैया जो भी होता है सब करते हैं, ये भी लोग किए थे, अपना मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ करके रखे थे। चित्र 12.8 दी ओल्ड कोर्ट हाउस और राइटस बिल्डिंग टर्म्स एवं विलियम डैनियल 1786। यहां पर समझना, दाएं हाथ पर कोर्ट हाउस है, दाएं हाथ पर कोर्ट हाउस है जिसको हम लोग न्यायालय परिसर बोलते हैं। तो उसके खुले तोरण पथ क्या होता है, मतलब ऊपर का इलाका, तोरण पथ। तो शायद इधर तोरण पथ तो कहीं नहीं दिख रहा है, यही सामने का इलाका दिख रहा है, देखो बाउंड्री दिख रहा है ना, तो उसी को शायद तोरण पथ बोला जा रहा है यहाँ पे। तो तोरण पथ, इसके बगल में राइटस बिल्डिंग खड़ी है। ये सामने जो दिख रहा है, जिसे माउस दिखा रहा हूं, ये राइटस बिल्डिंग खड़ी है, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जिन्हें भारत में आने पर इमारत सरकारी कार्यालय बना दी गई थी कि भारत आएंगे तो इसी में रहेंगे, काम धाम करेंगे, उसके बाद से रहने होने का बंदोबस्त इसी के इर्द गिर्द किया गया था। और बाकी लोगों के लिए पालकी था, घोड़ा था, बैल बकरी, सब पे हाथी घोड़ा सब पे चलते थे, मतलब कोई भी चीज छोड़े नहीं थे चलने के लिए। ये आप सामने तस्वीर देख सकते हो। चौरंगी में नई इमारतें बनाई गई थी, टॉमस एवं विलियम डेनियल 1787 में बनाया गया। किसके द्वारा? विलियम डेनियल, टॉमस एवं विलियम डेनियल, नाम ही कुछ अलग है, विलियम डेनियल, क्या बात है। मैदान के पूर्वी किनारे पर अंग्रेजों के निजी मकान, कहां पे? मैदान के पूर्वी किनारे पर चले जाओ तो वहां पर अंग्रेजों के निजी मकान 18वीं सदी के आखिर में बनने लगे थे। और इनमें से ज्यादातर मकान पलेडियन शैली के थे। पलेडियन शैली मतलब वो जहां से आए थे ना यूरोप से, तो उधर की शैली थी, जिनमें गर्मियों से बचने के लिए खंभों के सहारे बड़े बरामदे बनाए जाते थे कि गर्मी से बचा जा सके, क्योंकि धूप बहुत ऊपर रुक जाएगा तो गर्मी नहीं आ पाएगा नीचे तक। तो ये उन लोगों की टेक्नोलॉजी थी। तो देख सकते हो आप, पहले तो उतना ज्यादा पिलर तो नहीं होता था, लेकिन ये सामने देखो, सामने कितना बड़ा बड़ा पिलर ये लोग बनाकर सामने छज्जा निकाले हैं कि गर्मी में यहाँ पर हम रह लेंगे। और ये लोग दीवाल अपना घर बनाते थे, पिलर की जरूरत उस समय नहीं पड़ती थी, पिलर का प्रचलन नहीं था, लेकिन छत के लिए रॉड का इस्तेमाल किया जाता था उस समय भी। तो ये देख सकते हो किस तरह सुंदर सा बिल्डिंग वो लोग बनाया करते थे। और ये ऐसा नहीं कि फोटो बना दिया गया हो, ये बिल्डिंग को देखने के बाद चित्र बनाया गया। भारतीय एजेंटों, जितने भी अमीर लोग थे, भारत के एजेंट लोग थे जो चापलूसी करते थे, तलवे चाटते थे अंग्रेजों का, और बिचौलिए ने बाजारों के आसपास ब्लैक टाउन में, सभी लोग ब्लैक टाउन में परंपरागत ढंग के दलानी मकान बनवाए, और सभी अमीर लोग ब्लैक टाउन में रहते थे उधर के। उन्होंने भविष्य में पैसा
लगाने के लिए शहर के भीतर बड़ी बड़ी जमीनें भी खरीद ली थी, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी। जितने भी अंग्रेज की चापलूसी करने वाले लोग थे तो अपने अंग्रेज स्वामियों को प्रभावित करने के लिए वे तो त्योहारों के समय रंगीन दावतों का आयोजन करते थे कि रंगीन दावत देंगे, बहुत जश्न वाला एकदम खुशहाल वाला दावत देंगे, खाना पर बुलाएंगे तो खुश हो जाएगा सब। समाज में अपनी हैसियत साबित करने के लिए उन्होंने मंदिर भी बनवाए। कौन बनवाए? जितने भी लोग थे जो एजेंट थे भारत के, उन लोगों ने मंदिर भी बनवाया। मजदूर वर्ग के लोग अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए खानसामा, पालकी वाहक, गाड़ीवान, चौकीदार, पोटर और निर्माण और गोदाम, यहाँ पर निर्माण क्या होता है, कुछ ना कुछ बनवाया। निर्माण और गोदाम मजदूर के रूप में विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते थे। अब आपको बताते हैं कौन कौन सी सेवाएं थी, किसके लिए? मजदूर वर्ग के लिए, अपने यूरोपीय और भारतीय स्वामियों के लिए। मजदूर क्या करते थे? खानसामा, खाना बनाने का काम मजदूरों का था। पालकी वाहक का काम, पालकी चलाना मजदूरों का काम था। गाड़ीवान, बैलगाड़ी चलाने का काम गरीबों का था। चौकीदार का मतलब तब समझते हो, थानेदार तो नहीं हो सकता, चौकीदार मतलब वॉचमैन। तो वॉचमैन की बात यहाँ पर ले लो तो वह भी गरीब लोग ही थे। भारत के जितने भी गरीब लोग थे वो सब एक से घटिया काम में लगा दिए गए थे उस समय। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि गाड़ी चलाना, बैलगाड़ी चलाना एकदम गलत सोच है, अच्छा सोच था। चौकीदार भी कोई खराब पोस्ट नहीं होता, अच्छा होता है। एकदम बैठे रहो आराम से, चलते रहेगी जिंदगी। और यहाँ पर पोर्ट भी बनवाए गए, नए नए सब बंदरगाह बनवाए गए थे, निर्माण करवाए गए बहुत सारे इलाके का। गोदाम बनवाया गया, गोदी मजदूर क्या, गुलाम मजदूर, तो उनका तैयार किया गया। तो गोदी बोलो, गोदाम बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, मजदूर का मतलब ही होता था गुलाम। उस समय मजदूर का मतलब क्या था? गुलाम, बस, बाकी कुछ नहीं था। तो ये सब सेवाएं उपलब्ध करवाते थे। वे शहर के विभिन्न इलाकों में कच्ची झोपड़ियों में रहते थे, जितने भी गरीब लोग हुआ करते थे। कहाँ पे? शहर के विभिन्न इलाकों में। एग्जाम्पल फॉर मुंबई का धारावी, द वन एग्जाम्पल ऑफ मुंबई कैपिटल, क्योंकि इतने बड़े बड़े शहर होने के बाद भी वहां पर झोपड़पट्टी है और उसी झोपड़पट्टी में लाखों लोग रहा करते हैं। और वही धारावी की वजह से कोई सरकार बनता है। अगर धारावी वाले वोट नहीं दे किसी पार्टी को तो समझ लो कि वहां पर उसका सरकार डूब जाएगा, बनवे नहीं करेगा। इसके लिए अरबों खरबों की संपत्ति वहां पर लुटा दिया जाता है। क्या नहीं चलता है? ड्रग्स का धंधा चलबे करता है, जुआ का धंधा चलबे करता है, लौंडियाबाजी का धंधा चलबे करता है। एक से एक गलत काम वहां पर होता है, लेकिन कोई रोक सकता है? किसी को पता है? सबूत नहीं मिलेगा, क्या कर लोगे जी। अब हम 19वीं सदी की बात कर लेंगे। तो 19वीं सदी के मध्य में, कब? करीब 1940 के करीब तक, हाँ 1940 के करीब तक, 40 तो नहीं बोलेंगे, 1900 तक मान लेते हैं, ठीक है। तो 19वीं सदी के मध्य में औपनिवेशिक शहर का स्वरूप और भी बदल गया, क्योंकि धीरे धीरे ये लोग डेवलप करते गए तो कुछ ना कुछ बदलेंगे ना। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजों का रवैया विद्रोह की लगातार आशंका से तय होने लगा था। अंग्रेजों को लग गया था कि अब लगातार विरोध होने वाला है, अब हमें यहाँ पर टिकना बहुत दिनों तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी ये लोग 60, 70, 100 साल तक ले वहां पर और रुक गए। तो ये सब क्या था? चाल था रुकने का, कुछ ना कुछ तो करना था ना, क्योंकि बढ़िया भारत का भूमि, भारत का जमीन, भारत के लोग, एक तरीके से पैसा कमाने के लिए इन लोगों के लिए पारस का पत्थर था, सोने का घर था। उनको लगता था कि शहरों की और अच्छी तरह हिफाजत करना जरूरी है और भी यहाँ पर सुरक्षा चाहिए। और अंग्रेजों को देशियों मतलब नेटिव्स, तो देशियों से, यहाँ के देशवासियों से खतरे से दूर, ज्यादा सुरक्षित और पृथक बस्तियों में रहना चाहिए। मतलब यहाँ के देसी लोगों से दूर हमें अलग कहीं सुरक्षित जगह पर रहना चाहिए जहां पर जल्दी लोग पहुंच नहीं पाए। लेकिन उनको क्या पता था, लोग का दिमाग जब खराब होता है ना, आपको पताल में से भी खोज कर निकाल लेंगे। ये तस्वीर सामने जो दिख रहे हो, तो यहाँ पर नीचे लिखा है द मार्शल पैलेस। ये संगमरमर महल है जो कलकत्ता में बना हुआ है। यह नई शहरी सम्भ्रांत वर्ग के किसी भारतीय परिवार द्वारा बनवाई गई सबसे भव्य इमारतों में से एक थी और सबसे बढ़िया
महल बनवाया गया था, संगमरमर महल, केवल इसमें पत्थर ही पत्थर लगा है, ईंट की तो बातें छोड़ दो। जिस तरह संगमरमर का इस्तेमाल करके हम ताजमहल बनवाए, कौन, अरे ताजमहल कोई भी बनवाया होगा, लेकिन हमारे पूर्वज लोग जो होंगे वो तो वहां मजदूरी किए होंगे ना जी। अरे राजा क्या करता है, पैसा देता है, मजदूर क्या करता है, बनवाता है उसको। तो वो लोग तो थे, तो हमारे देशवासी थे, तो हम लोगों ने वहां पर ताजमहल खड़ा कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पर संगमरमर का महल बनवाया गया था रहने के लिए। वो तो भैया यथी था, क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान में वो सब कब्र जहाँ दफनाए जाते हैं ना, कब्र था उनका, उसमें तो सब दफनाए गए। ऐसा नहीं, वहां पर अरबों खरबों की खजाना भी छुपा कर रखा गया है, लेकिन किसी को पता नहीं है। लेकिन एक दिन वो टूटे उठेगा तो पता चलेगा, इंतजार करो टूटने का। पुराने कस्बों के इर्द गिर्द, पुराने कस्बे मतलब क्या, पुराने इलाके, तो उसके इर्द गिर्द चरागाहों और खेतों को साफ कर दिया गया और मुंबई के इर्द गिर्द सभी चीजों को साफ कर दिया गया। सिविल लाइन के नाम से नए शहरी इलाके विकसित किए गए थे कि सिविल लोग यहाँ पर रहेंगे। सिविल लाइन में केवल गोरों को बसाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर था कि सिविल लाइन में केवल गोरे ही रहेंगे, गोरे के अलावा कोई और नहीं। छावनियों को भी सुरक्षित स्थानों के रूप में विकसित किया गया कि यहाँ से कोई परिंदा भी पर ना मार सके। छावनियों में यूरोपीय कमान के अंतर्गत भारतीय सैनिक तैनात किए जाते थे, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन भारतीय सैनिक ही थे। ये लोग सैनिक अपने कहाँ से लाएंगे, अपने देश से उतना थोड़े ला सकते हैं। ये इलाके जितने भी थे मुंबई के, जहाँ पर गोरे लोगों के लिए सिविल लाइंस बनाए गए थे, मुख्य शहर से अलग लेकिन जुड़े हुए होते थे। चौड़ी सड़क होती थी, बड़े बगीचे में बने बंगले होते थे, बैरकें लगी रहती थी, पूरा पूरा बाउंड्री लगा रहता था, परेड होता था, वहां पर परेड मैदान था, चर्च था, ये सब वहां पर हुआ करता था। ठीक है, और इन सबसे लैस ये छावनियां यूरोपीय लोगों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल बन गई। मतलब सबसे सुरक्षित जगह जहां पर कोई हमें मार नहीं सकता, समझे। तो सुरक्षित तो थी ही, बहुत ज्यादा सुरक्षित थी। आगे यहाँ पर तस्वीर देखना, ये तस्वीर आपको क्या बताता है। ये तस्वीर चितपुर बाजार, ये कहाँ है, चितपुर बाजार चार्ल्स डी ओयली द्वारा बनाया गया है। चार्ल्स डी ओयली द्वारा इसको बनाया गया है। चितपुर बाजार कोलकाता में ब्लैक टाउन, ये क्या है, ब्लैक टाउन है। तो ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन की सीमा पर स्थित था ये बाजार, चितपुर बाजार। यहाँ विभिन्न प्रकार के मकानों को देखिए, अलग अलग प्रकार के मकान देखने को मिल जाएगा। एक तरफ अमीर जमींदार की ईंटों से बनी इमारत है और दूसरी तरफ फूस से बनी गरीबों की झोपड़ियां हैं। देखो, एक तरफ गरीबों की झोपड़ियां, एक तरफ उधर के गोरों की बिल्डिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग, जमींदारों के बिल्डिंग, अमीर लोगों की बिल्डिंग। तस्वीर में दिखाई दे रहे मंदिर को अंग्रेज ब्लॉक, समझना यहाँ पर, फिर में आपको कहीं मंदिर दिखाई दे रहा है क्या, तो तस्वीर में दिखाई दे रहे मंदिर को अंग्रेज ब्लैक पागोडा कहते थे। शायद ये लंबा वाला जो है वही मंदिर हो सकता है, तो वो लोग ब्लैक पागोडा बोलते थे, जिसका यहाँ रहने वाले गोविंद राम मित्तर नामक जमींदार ने निर्माण करवाया था। नस्ल पर आधारित भाषा के, नस्ल के आधार पर, नस्ल क्या, उधर भी जाति बिरादरी के लोग तो हुआ करते थे, तो उन पर आधारित भाषा के चलते नाम भी अक्सर स्याही में रंगे होते थे। एकदम ऐसा नाम लिखा जाता था कि समझ में नहीं आता था, स्याही में रंगा हुआ। अरे कड़िया दीवाल है, कड़िया दीवाल पे तुम कितना भी रंगोगे, कितना भी लिखोगे, क्या लिख पाओगे। वही होता है काला अक्षर भैंस बराबर। तो बात सिंपल है। आगे देखते हैं। तो भारतीय कस्बों की घनी और बेहतरीब, समझना यहाँ पर कि भारतीय कस्बों के जो लोग रहते थे एकदम घनी आबादी में रहते थे और भारतीय कस्बों के घनी से काट देना गैप भी, भारतीय कस्बों की घनी से बेहतर। यहाँ पर हम देखेंगे कि भारतीय कस्बों की घनी, मतलब भारतीय जहाँ पर रहते थे एकदम घनी और बेहतरीन बसावट के विपरीत व्यवस्थित शहरी जीवन का एक नमूना भी थी ये।
देख लो कितना कम जगह पर ये लोग सब अपना बना बना कर रह रहे हैं। अंग्रेजों की नजर में काले इलाके न केवल अराजकता और हो-हल्ला का केंद्र थे, वे गंदगी और बीमारी का स्रोत भी थे, जिसके वजह से हैजा और फ्लैग, हैजा की ही इंग्लिश में शायद फ्लैग बोलते हैं, तो हैजा बहुत तेजी से फैलने लगा था। एकदम ऐसा बीमारी कि एक बार जब हो गया समझ लो कि वहां पर खत्म। चिकन पॉक्स एक बीमारी था, तो समझना यहाँ पर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ा। तो बीमारी का स्रोत तो था ही। काफी समय तक अंग्रेजों की दिलचस्पी गोरों की आबादी में साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने तक ही सीमित थी, लेकिन जब हैजा और फ्लैग जैसी महामारी फैली, और हैजा और फ्लैग दोनों अलग अलग बीमारी है, तो हैजा और फ्लैग जैसी महामारी फैली और हजारों लोग मारे गए, तो औपनिवेशिक अफसरों को, अंग्रेज अफसरों को स्वच्छता और सार्वजनिक स्थान पर स्वास्थ्य के लिए ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई कि भैया स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा साफ सफाई जरूरी है। उनको भय था कि कहीं ये बीमारियां ब्लैक टाउन से व्हाइट टाउन में भी न फैल जाए, ये डर था, मरने का डर था। 1860 से 70 के दशक से साफ सफाई में साफ सफाई के बारे में कड़े प्रशासकीय उपाय लागू कर दिए गए और भारतीय शहरों में निर्माण गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया कि भैया निर्माण नहीं, पहले यहाँ पर नाला नाली बनवाओ, साफ सफाई करवाओ। तो लगभग इसी समय, कब? तो लगभग इसी समय भूमिगत पाइप मतलब अंडर में जो जमीन के नीचे से जो टनल निकालते थे ना, टनल मतलब क्या, नाला का पानी निकालने के लिए पाइप लगता था। तब भूमिगत पाइप आधारित जलापूर्ति, निकासी और नाली व्यवस्था भी निर्मित की गई। मतलब पानी को पूरा जगह जगह पहुंचाने के लिए भी पाइप, नाली के जगह पर वो पाइप लगा दिया जाता था कि पानी निकल जाए। बड़े बड़े फिल्म में आप देखे होंगे कि नाला में घुस कर वो निकल रहे हैं, पूरा टनल है, तो नाले की व्यवस्था भी वहां पर बनाई गई थी हर जगह पे कि सारा गंदगी साफ रहे। इस प्रकार भारतीय शहरों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए स्वच्छता निगरानी की भी एक अहम तरीका बन चुका था, क्योंकि वहां पर नियमित रूप से नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, पूरे तरीके से नियंत्रण मतलब उसको काबू में करने के लिए स्वच्छता निगरानी भी एक अहम भूमिका थी। समझो कि जब मरने का बारी आता है ना, तो लोग सुधर जाते हैं। जवानी में लोग जितना भी पाप कर ले, बुढ़ापा आते आते उन लोगों को पाप धोना पड़ता है, नहीं तो भगवान यहीं पे धोवा के चल जाते हैं। सारा नरक यहीं पर देख कर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नरक भगवान ऊपर दिखाएंगे, नहीं, जमीने पर देखना है, जमीने पर लथेर हो जाना है। इसके अलावा क्या है जिंदगी में? कुछ नहीं। अब तो हो गया, हमने मुंबई बसा दिए, मद्रास बसा दिए, कलकत्ता बसा दिए, ठीक है, बढ़िया बढ़िया इलाका बस गया। अब आगे पढ़ेंगे पहला हिल स्टेशन। हिल स्टेशन मतलब कहा, जहाँ पर्वत वगैरह हो, बर्फबारी होता हो, वहां पर एक रेस्टोरेंट हो, रहने के लिए घर हो, वहां पर लोग जाते हो। तो देखिएगा यहाँ पर छावनियों के तरह ही हिल स्टेशन मतलब पर्वतीय सैरगाह, जहां पर पर्वत में घूमा जा सके। तो वैसे भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक खास पहलू था। हिल स्टेशन की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरतों से थी। ब्रिटिश सेना के जरूरत थी एक तरीके से, जाए घूम कर आओ यार। शिमला, वर्तमान में शिमला, पहले उसको शिमला बोला जाता था, जिसमें दंत स है, बाद में उसको तालाब से कर दिया गया। शिमला कहाँ आता है? बंगाल के ऊपर आता है, याद रहेगा। हाँ, तो शिमला की स्थापना गुरखा युद्ध जब 1815 से 16 के बीच हो रहा था, तो उसके दौरान किया गया था। अंग्रेज मराठा जब युद्ध चल रहा था 1818 में, तो युद्ध के कारण अंग्रेजों की दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीन लिया गया था। जो दार्जिलिंग था, दार्जिलिंग सिक्किम में ही आता था, तो उनके राजाओं से छीन लिया गया था। आज दार्जिलिंग बंगाल में आता है, बंगाल के अंदर में आता है, बंगाल के वहां पर शासन है। तो लेकिन बंगाल के शासन है वेस्ट बंगाल, ठीक है, लेकिन वहां पर आधिपत्य आज भारत का है। भारत के अंदर में ही दार्जिलिंग आता है। आराम से आप 700-800 रुपए का टिकट कटवा के दार्जिलिंग जा सकते हो, 1200-1300 का होटल ले सकते हो, 7-8 हजार में घूम कर आ सकते हो। अगर ऐसा ही रोड पर सो जाने वाले हो तो आराम से जाओ यार, ट्रेन में बैठ के धक्का मुक्की खा के चले जाओ।
आराम से चले जाओगे। तो दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से छीन लिया गया और ये हिल स्टेशन फौजियों को ठहराने के लिए बनाया गया। किस लिए? ये हिल स्टेशन दार्जिलिंग को बहुत बढ़िया हिल स्टेशन है, जाने में मजा आ जाता है यार। सच बताओ ना, लगता है ना कि स्वर्ग में आ गए हैं, धरती का स्वर्ग है वो इलाका, एकदम खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। तो फौजियों को ठहराने, सरहद की चौकसी करने, वो एक तरीके का बॉर्डर भी था, और दुश्मन के खिलाफ हमला बोलने के लिए महत्वपूर्ण स्थान था। कौन? दार्जिलिंग। आज भी दार्जिलिंग में बहुत सारे सिपाही रहते हैं। किस लिए? पूरा तरीके से निगरानी रखने के लिए। तो शिमला में एक औपनिवेशिक मकान का चित्र यहाँ पर सामने दिख रहा है। यह सर जॉन मार्शल का आवास है, जहां पर केवल उन्हीं के अलावा कोई दूसरा नहीं रहता था। भारतीय पहाड़ों की मृदु मृदु मतलब क्या हो? सब जहां पर रहा जा सके, जहां पर नमी हो, एक तरीके का मजा वाला जगह हो, अच्छा लगे, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडक। तो पहाड़ों की मृदु और ठंडी जलवायु को फायदे की चीज माना जाता था, क्योंकि भारत बहुत अच्छा जगह है, खास तौर से इसलिए कि अंग्रेज गर्म माहौल को बीमारियां पैदा करने वाला मानते थे। गर्म माहौल मतलब बीमारी पैदा करने वाला जगह। उन्हें गर्मियों के कारण हैजा और मलेरिया की सबसे ज्यादा आशंका रहती थी कि गर्मी की वजह से मलेरिया और हैजा होता है। वे फौजियों को इन बीमारियों से दूर रखने के लिए पूरी कोशिश करते थे। सेना की भारी भरकम मौजूदगी के कारण ये स्थान पहाड़ियों में एक नए तरह के छावनियां बन चुके थे, क्योंकि ये गर्मी के समय में बहुत लोग वहां पर चले जाते थे। इन हिल स्टेशन को सेनेटोरियम के रूप में, सेनेटोरियम मतलब क्या होता है? सेनेटोरियम के रूप में विकसित किया गया था, जहां पर हर तरह का ऐशो आराम था, एक तरीके से रिजॉर्ट का जैसा। जिस तरह आज भारत में रिजॉर्ट बन रहा है ना, बड़े बड़े प्लॉट, वैसे ही सिपाहियों को यहाँ विश्राम करने और इलाज करवाने के लिए भेजा जाता था। सिपाही जाएंगे, आराम करेंगे, वहां विश्राम करेंगे, इलाज करवाएंगे, फिट फाट होकर चले आएंगे। क्योंकि हिल स्टेशन की जलवायु यूरोप की ठंडी जलवायु से मिलती जुलती थी, इसलिए वहां पर इन लोगों को आराम होता था। इसलिए नए शासकों को वहां की आबो हवा काफी लुभाती थी और कई राजाएं भी वहां पर जाकर रहा करते थे। वायसराय जो हुआ करता था इधर का गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल के ऊपर वायसराय का पोस्ट था, सबसे सर्वोच्च पोस्ट था, जिस तरह राष्ट्रपति का है। अपने पूरे अमले के साथ, मतलब पूरा अपना जत्था, मतलब पूरे सिपाहियों के साथ हर साल गर्मियों में हिल स्टेशन पर ही डेरा डाल दिया करते थे। 1864 में वायसराय जॉन लॉरेंस, 1864 में जॉन लॉरेंस जो वायसराय था, तो उसने अधिकृत रूप से अपनी काउंसिल शिमला में, काउंसिल मतलब अपना पूरा कार्यभार शिमला में हस्तांतरित कर दी। मतलब पूरा तरीका से वहां से हर जगह से ट्रांसफर करके शिमला में कर दिया कि अब शिमला से ही सारा कार्यभार संभालेंगे। और इस तरह गर्म मौसम में राजधानियां बदलने के सिलसिले पर विराम लगा दिया गया कि भैया राजधानियां इतनी जल्दी बदली नहीं जा सकती थी। शिमला जो था भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ, भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ प्रधान सेनापति का भी अधिकृत आवास बन गया था। और भारत के कमांडर इन चीफ भी वहां के प्रधान सेनापति भी वहां पर जाकर अपना सब रहते थे। अरे उनको भी था कि मजा आएगा, मजा मारेंगे जाकर वहां पे। तो कुछ ऐसे ही सोच कर वो लोग गए हुए थे कि अच्छा जगह है, ठंडी जगह है, बहुत बढ़िया घर वगैरह है, मौसम अच्छा रहता है, चलो घूमने को मिल जाएगा। और हम हिल स्टेशन की बात कर ले तो हिल स्टेशन ऐसे अंग्रेजों और यूरोपियों के लिए भी आदर्श स्थान थे जो अपने घर जैसे मिलती जुलती बस्तियां बसाना चाहते थे और उनकी इमारतें यूरोपीय शैली की होती थी। और जो भी बनवाते थे यूरोपीय शैली के अनुसार ही बनवाते थे। इधर का शैली क्या बनवाएंगे? अलग अलग मकानों के बारे में बात कर ले तो अलग अलग मकानों के बाद एक दूसरे से कटे वाला और बागों के बीच में किस तरह कांटे वाला, यहाँ पर कांटे होना चाहिए लेकिन कटे वाला है, तो कटे वाला बागों के बीच में स्थित कॉन्टेज बनाए जाते थे। कॉन्टेज क्या होता है? मतलब है कि नहीं होता है पूरा झरना जैसा, तो वैसे ही बागों के बीच में कुछ आकर्षक बनाए जाते थे।
एंग्लिकन चर्च और शैक्षणिक स्थान आलंग आदर्श का प्रतिनिधित्व करते थे वहां पे। और सामाजिक दावत, चाय, बैठक, पिकनिक, रात्रिभोज, मेले, रेस और रंगमंच जैसे घटनाओं के रूप में यूरोपियों का सामाजिक जीवन भी एक खास किस्म का था। और ऐसे ही चीज ये लोग यहाँ पर शिमला में भी करना चाहते थे और किए भी। यहाँ पर तस्वीर देखो 12.13 मनाली, हिमाचल प्रदेश का एक गांव, बहुत खूबसूरत जगह मनाली में यार जाओ तो एकदम समझो कि उधर से आने का मन नहीं करेगा। यद्यपि अंग्रेजों ने पहाड़ों में भी औपनिवेशिक स्थापत्य शैलियों का इस्तेमाल किया, लेकिन स्थानीय लोग पहले की तरह ही रहते थे। वो उधर के स्थानीय लोग अपना बदलने वाले नहीं थे। रेलवे के आने से ये पर्वतीय सैरगाह जितने भी थे, रेलवे चालू हो गया तो बहुत तरह के लोगों की पहुंच में आ गया, बहुत लोग जाने लगे। अब भारतीय भी वहां जाने लगे थे। उच्च और मध्य वर्गीय लोग, उच्च लोग मतलब राजा महाराजा लोग, जमींदार लोग, मध्य वर्गीय लोग जो नौकरी पेशा वाले थे, महाराजा, वकील, व्यापारी, ये सैर सपाटे के लिए इन स्थानों पर जाते थे, घूम के चले आते थे। वहां उन्हें शासक यूरोपीय अभिजन के निकट होने का संतोष मिलता था कि भैया हम यूरोप के नजदीक हैं, यूरोप के लोगों के नजदीक है, यूरोप के शासन के नजदीक है, शासक के नजदीक है। ऐसा उन लोगों को फील होता था जो भी जाते थे। लेकिन हम तो जाते हैं इसलिए मेरा इलाका, भारत का इलाका, भारत का इलाका मतलब अपनी मिट्टी मतलब हमारी मिट्टी, ये सोच कर जाते हैं। और हम चाहते हैं कि आप भी जाना कभी भी तो यही सोच कर जाना कि अपनी मिट्टी, अपना देश, अपना सब कुछ। हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण थे और इनके पास के इलाकों में चाय और कॉफी बागानों की स्थापना की गई थी। और चाय और कॉफी तो वहां पर होता ही था। उसके स्थापना से मैदानी इलाकों से बड़ी संख्या में मजदूर वहां आने लगे थे। अब मजदूरों के लिए भी वहां पर घर वगैरह बनवाए गए थे। इसका नतीजा यहाँ पर यह हुआ कि अब हिल स्टेशन केवल यूरोपीय लोगों की ही सैरगाह नहीं रही, अब वहां पर बाकी लोग भी रहने लगे थे। और हिल स्टेशन अब वहां पर रोजगार स्टेशन के रूप में सामने आ चुका था। अगले भाग में हम पढ़ेंगे नए शहरों में सामाजिक जीवन। ये देखो यार, रोड पे ये पटरी बिछा दी है, पटरी पर ट्रेन चलवा रहे हैं और ये अजीबो प्रकार के ट्रेन चल रहे हैं। और कलकत्ता में एक सड़क पर चलती ट्रम गाड़ियां हैं। ट्रम गाड़ियां मतलब क्या, एक डब्बा वाला गाड़ी जिसको छोटे से अड्डे में बनाया जाता था कि एक चलेगी, उसमें लोग बैठकर जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह लोग जा सकते हैं। उसके बगल में फुटपाथ बना दिए जाते थे, लोग जाने वाले आले इधर से उधर हो सकते थे। तो पूरा बढ़िया तरीके से बंदोबस्त था। और भी आप देख सकते हो कि सामने से बैलगाड़ी भी आ रहा है, लेकिन हॉर्न मारने के बाद सब हट जाते थे। ऐसा मतलब पूरा बंदोबस्त था, बंदोबस्त में ही काम होता था। अगले भाग में हम नए शहरों में सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि नए शहर में किस तरीके से सामाजिक जीवन चला और कितना चला, कितना अच्छा रहा था, इसके बारे में। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको जो भी पूछना है, जो भी सलाह देना है, कुछ भी चाहिए, आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।